नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है जितेश मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब। इस वक्त देश में एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है और मुद्दा है वक्फ बोर्ड। इसी मुद्दे पे आज हम मौजूद हैं करकरडूमा में और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सीमा मिश्रा जी। हम इनसे जानेंगे वक्फ बोर्ड क्या है, इस पर क्या कानून है और क्या संशोधन होने वाले हैं। नमस्कार मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जिस तरह से देश में वक्फ बोर्ड का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, तो आप पहले ये बताइए कि वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड की स्थापना हमारी आज़ादी 1947 के 7 साल बाद 1954 में हुई थी। वक्फ बोर्ड का मतलब है अल्लाह, और अल्लाह का बोर्ड यानी वक्फ बोर्ड में वो ज़मीनें शामिल हैं जैसा माना जाता है कि वो अल्लाह की ज़मीन हो गई। वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां लोगों के द्वारा दी जाती हैं। वक्फ बोर्ड में दो तरीके की प्रॉपर्टी आती हैं, वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूज़र। पहले वक्फ बाय डीड हुआ करता था। इसमें व्यक्ति जो है, जिस पोजेशन होल्डर नहीं होता था, राइटफुल ऑनर होता था, वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को दे दिया करता था। लेकिन 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने एक नया तरीका ईजाद किया वक्फ को ज़मीन लेने का। वो था वक्फ बाय यूज़र, जिसमें जो आदमी जिस लैंड पर यूज़ कर रहा होता था, उसका राइटफुल ऑनर नहीं भी होता था, वो भी वक्फ को अपनी उस ज़मीन को दे सकता था। इस तरीके ने वक्फ को ज़मीन को कब्जाने का एक नया तरीका ईजाद कर दिया। मैम, जैसा कि आम जनता के बीच एक ये भी है, जिस तरह से आजकल यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, कहा जाता है कि वक्फ अगर किसी ज़मीन को कह दे ये हमारी है तो वो उसकी हो जाती है। ये बात कहाँ तक सच है? वक्फ अगर ये कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, तो उसके बाद लोगों को उसे चैलेंज करने के लिए वक्फ बोर्ड के पास ही जाना होता है। वो कोर्ट नहीं आ पाता है, उसे साबित करना पड़ता है कि ये लैंड मेरी है, वक्फ की नहीं है। इसलिए लोगों के बीच में ये मिथ फैल चुका है पूरी तरीके से कि वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन को चाहता है उस ज़मीन को ले लेता है। सेकेंड थिंग, वक्फ बोर्ड का एक सेक्शन 52-53 है। उसके अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड को अगर ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी ज़मीन को एनक्रोच कर लिया है, चाहे उसकी ज़मीन है या नहीं है, वो वहाँ के एसएसपी को, डीएसपी को, डीएम को ऑर्डर कर सकता है कि ये हमारी ज़मीन है, उसे खाली करा के हमें दीजिए। तो उसकी वजह से लोगों के बीच में मिथ है, जो काफ़ी हद तक सही भी है। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि वक्फ बोर्ड जाना पड़ता है, कोर्ट नहीं जाना पड़ता, पर जो देखा गया है कि वक्फ बोर्ड में तमाम जो मुस्लिम नेता होते हैं या फिर मुस्लिम एडवोकेट्स होते हैं, वो उन्हीं के लोग होते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए किसी आम जनता के लैंड पे कोई वक्फ बोर्ड दावा करता है ये हमारी संपत्ति है, तो क्या वहाँ आम जनता को न्याय मिलेगा? 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक होल्ड किया था रूल। उसमें उसने कहा कि अगर वक्फ किसी हिंदू की ज़मीन को या नॉन मुस्लिम की ज़मीन को या गवर्नमेंट लैंड को ये कहता है वक्फ की लैंड है, तो वो कोर्ट आएगा और ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन 2014 में आचार संहिता लागू होने से पहले नरसिम्हा राव सरकार ने कहा कि नहीं, अगर कोई नॉन मुस्लिम की लैंड है या फिर वो गवर्नमेंट लैंड है, तो उसका भी जो कानून, उसका भी जो केस है, वक्फ बोर्ड ही देखेगा। और उस वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे, उसमें जो है एक व्यक्ति मुस्लिम लैंड को, मुस्लिम लॉज को जानने वाला होगा। तो मैम, वक्फ बोर्ड की तरह क्या हिंदू के लिए भी या फिर अन्य जो धर्म है उनके लिए भी कोई ऐसा लॉ है या बोर्ड है? नहीं, भारत के अंदर किसी धर्म के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। तो मैम, क्या वक्फ बोर्ड में अगर कोई वक्फ बोर्ड दावा करता है ये संपत्ति मेरी है, तो वक्फ बोर्ड ना जाके क्या आपको लगता है ऐसा कि वो मामला कोर्ट में आना चाहिए? हाँ, ऐसा होना चाहिए। वक्फ बोर्ड अगर किसी डिस्प्यूटेड लैंड पर अपना राइट बताता है, तो उसको जो है सिविल कोर्ट में ही चैलेंज किया जाना चाहिए, ना कि वक्फ बोर्ड में चैलेंज किया जाना चाहिए। पर जो इस वक्त बात कही जा रही है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होने वाला है, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है, तो इसमें देखा जा सकता है कि सपा और वामपंथी तमाम नेता जो हैं वो एकदम उताहू हो गए हैं, भड़क गए हैं, माहौल एकदम गर्मा गया। इस पर क्या विचार हैं आपके? ऐसा लगता है भड़कना नहीं चाहिए, हमें इसकी धाराओं को सही ढंग से समझना चाहिए। जो समाज के हित के लिए हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, जो दोनों सोसाइटीज़ के हित के लिए, वो अच्छा होना चाहिए। इस वक्त मैम उत्तर प्रदेश में एक और मुद्दा ज़्यादा चर्चित है और वो है नज़ुल बिल। इस पर क्या राय है आपकी? मुझे लगता है नज़ुल का जो स्पेशल प्रोविज़न है कि जो लोग रह रहे हैं उसे 10% देकर अपने फेवर में कन्वर्ट करा सकते हैं, वो कैंसिल होना चाहिए। वो लैंड गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट उस लैंड को समाज के लिए, फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह से एक पार्टी है दिल्ली की आम आदमी पार्टी, इनके जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, इनकी बेल बार बार खारिज कर दी जाती है, बेल पे पॉज लगा दिया जाता है। इस पर क्या विचार है आपके? ऐसा क्यों हो रहा है ये?
मैंने अपनी अभी तक की प्रैक्टिस में शायद पहला केस देखा था जिसमें बेल पर स्टे हुआ था, लेकिन लॉज जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर ख़राब है। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये बिल सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है स्पेशल डायरेक्शंस के साथ इस बिल को अलाउ करेगी। पर जैसा कि जब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, इनके तमाम जो एमएलए हैं, नेता हैं, इनके द्वारा जब कोई धरना प्रदर्शन किया जाता है तो इनके कार्यकर्ताओं के बीच एक बात और कही जाती है कि भारतीय न्यायपालिका जो है वो बिक चुका है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं, न्यायपालिका बिकी नहीं है। न्याय में देरी होती है इसलिए लोगों को ऐसा कहने का शायद मौका मिल जाता है। न्यायपालिका में कहीं कोई खरीद फरोख्त नहीं है। ये पेशा आज भी बिल्कुल स्वच्छ है। जस्टिस डिलेड जो है, जस्टिस डिनाइड है, ये तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि बिक गई है। आज भी सारे जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको इन्हीं कोर्ट्स के ज़रिए ही पनिश किया गया है। नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं था आशाराम बापू अभी तक जेल में होते अगर केवल ये हमारे देश का कानून बिकता ही होता तो। अच्छा मैम, एक चीज़ और आप मुझे बताइए, जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा एक लॉ में अचानक से बदलाव कर दिया गया और ये बदलाव ये था कि आईपीसी से बीएनएस में बदल दिया गया। ऐसे तमाम जो जिन नंबरों से वकील, जज किसी भी कानून को, उसके अपराध को, सज़ा को समझते थे, उन नंबरों में ही बदलाव हो गए। तो इस पे वकीलों पर, जज पर क्या असर पड़ा है? नए कानून में जहाँ तक सेक्शन में फेरबदल था वो तो बिल्कुल एक तरीके से गलत हुआ। मुझे लगता था सेक्शंस को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर सेक्शंस की जगह पर जो अमेंडमेंट आपको करने थे, अगर ऐसा लगता था तो उन्हीं में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए था। कुछ एक सेक्शंस तो ऐसे आए हैं जिसका हमारी जुडिशरी पर, हमारी पब्लिक पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे इन्होंने कहा कि एविडेंस जो है वो थानों में होगी। थानों में तो अभी तक जो हम अपनी स्टेटमेंट ही फ्री वे में नहीं लिखवा पाते, तो वहाँ पर बैठकर हम अपना एविडेंस या क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ कैसे प्रॉपर वे में दे पाएंगे? तो उसके अमेंडमेंट जो है अगर देखें तो काफ़ी हद तक अभी ठीक नहीं है, उन्हें बदला जाना चाहिए। पर क्या जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जिन्होंने कई सालों से प्रैक्टिस की है, तो ऐसा देखा जाता है कि उन्हें एकदम आईपीसी जो इनके सेक्शंस होते हैं वो रटे हुए होते हैं, पर अचानक से जो नंबर फेरबदल हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों में दिक्कत आई होगी। बहुत कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि पुराने जो केसेस हमारे चल रहे हैं पुराने लॉज पर चलेंगे, नए केसेस आ रहे हैं नए लॉज पर चलेंगे। हमें तो नए और पुराने केसेस दोनों को एक ही दिन में देखना होता है, तो हमें दोनों बेयर एक्ट्स को एक साथ लेकर चलना है। हम ये नहीं सोच सकते कि उसको हम दिमाग से निकाल दें, फ्रेश चीज़ें हो जाएँ, उसके लिए बहुत दिक्कत का अच्छा, सामना इसमें ये है कि अगर कोई भी एफआईआर या कुछ पहले हुई है, संशोधन से पहले हुई है, तो वो पुराने उस पे होगी। वो पुराने से चलेगी। अच्छा, तो देखा आपने, हमने तमाम मुद्दे पे आज यहाँ पे चर्चा की। इस खबर पर आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। अगर आपका कोई पर्सनल ओपिनियन है, आप अपनी कोई भी बात हमसे कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के साथ बने रहें हमारे साथ। मैं जितेश मिश्रा, कैमरामैन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।